बीपीएससी 134 पेपर का थोड़ा एनालिसिस करते हैं अपन। सबसे पहले दिसंबर 2022 का पेपर देखते हैं, ठीक है। आप अंत तक बने रहना क्योंकि इससे काफी हेल्प होगी और आप वही पढ़ के जाएंगे जो पेपर में सवाल आ सकता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, 20 नंबर का सवाल, ठीक है। तो इसके लिए उदारवादी जो चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर, वहां से सवाल आया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में भी काफी सारे सिद्धांत जैसे कि उदारवादी सिद्धांत है, यथार्थवादी सिद्धांत है, नव मार्क्सवादी मार्क्सवादी सिद्धांत है, ठीक है, हरित राजनीति है, ओके, उत्तर संरचनावाद है और उत्तर औपनिवेशिकवाद, ये सारे सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर 1 को भी बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपका ये जो सवाल है वो आराम से अटेम्प्ट हो सकता था, ठीक है। तो इस बार क्या पूछा जा सकता है, जो चैप्टर नंबर 3 4 5 है अपने, 3 4 5, सॉरी 4 5 6, 4 5 6 7, इन चैप्टर में अलग अलग अवधारणा, जैसे कि एक चैप्टर यथार्थवाद से रिलेटेड है, एक उदारवाद से रिलेटेड है, एक संरचनावाद से रिलेटेड है, ठीक है। और एक चैप्टर शायद आपका व्यवस्था सिद्धांत वाला है, ठीक है। व्यवस्था सिद्धांत, व्यवस्था व्यवस्था प्रणाली, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वहां से दूसरा सवाल आएगा। तो इस बार यथार्थवादी सिद्धांत आ सकता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवाद संबंधों की व्याख्या करें, यह सवाल आपका बन सकता है 20 नंबर का। कैनेथ वॉल्ट का सिस्टम सिद्धांत विधि की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो कैनेथ वॉल्ट तक काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, आईआर में एक महत्वपूर्ण विद्वान है और इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत की व्यवस्थाएं हमें बताई गई हैं। तो यहां से भी 20 नंबर का सवाल आया था, इसको भी अपन देखना है। इसके अलावा क्या सवाल बन सकते हैं वो और देख सकते हैं, ठीक है। देखो तीसरा सवाल पढ़ो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत की अ, उल्लेख कीजिए। ये जो सवाल है दोस्तों, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है ना। चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है, आराम से कर सकते हैं। यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से कम 30 नंबर के सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हो और मैक्सिमम 50 नंबर के सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार आपको उत्तर संरचनावाद आ सकता है, इस बार हरित राजनीति पूछी जा सकती है, इस बार उत्तर संरचनावाद पूछा जा सकता है, ठीक है, और व्यवस्था सिद्धांत पूछा जा सकता है, उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत ये भी पूछा जा सकता है। तो चैप्टर नंबर 1 जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जिसने एक एक चीज को रट लिया है चैप्टर नंबर 1 से, उसका आधा पेपर तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारे सिद्धांत है और इन्हीं सिद्धांतों को विस्तार से आगे वाले चैप्टर में बताया गया है। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, 200 शब्दों में लिखना है, यानी कि 2 ढाई पेज का आंसर है। हेलेंसिकी समझौता बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। किताब में बहुत ज्यादा बताया नहीं गया लेकिन मैं आपको इसकी एक एक शब्द है वो अच्छे से बताऊंगा। बर्लिन वन, ये भी काफी ज्यादा बताया नहीं गया है, बर्लिन वाल को भी मैं बता दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, किताब के अंदर जो चीजें लिखी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, उनके बारे में विस्तार से पढ़ना है। कई ऐसे सिद्धांत है जिनके बारे में सिर्फ 4 5 लाइनें दी गई है, तो 200 शब्द नहीं हो पाएंगे, ठीक है, लेकिन अपन देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये सवाल होंगे अपने। पांचवा सवाल, भूमंडलीकरण दौर में राज्य राष्ट्र की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भूमंडलीकरण का मतलब होता है वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कहूं या विश्व वैश्वीकरण कहूं, भूमंडलीकरण कहूं, एक ही बात है। ये एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो दुनिया के सारे देश है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से वो जुड़े रहते हैं, ठीक है, और आर्थिक एकीकरण इसमें बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो आज के टाइम पर राष्ट्र राज्य की जो भूमिका है वो काफी कम होती जा रही है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो लगातार अपने जो पांव है वो फैलाती जा रही है, और बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इनकी वजह से एक राज्य की जो आंतरिक नीतियां वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है। ये सब लिखना है अपने को। सवाल नंबर 6, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के महत्व की व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसके अंदर भर भर के लिख के आ सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 14 आता है, मैंने 2 बार तो पढ़ा दिया, तीसरी बार में पढ़ा दूंगा। बहुधुरी व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय विश्व संगठन राजनीति एक धुरी से बहुधुरी बनाने में सहायक है, टिप्पणी कीजिए। मल्टीपोलर सिस्टम, यानी कि पहले के टाइम पर, देखो आपको मैं टाइम बताता हूं, 1945 से लेकर 1991 के बीच में, बिटवीन 1945 टू 1991, इस समय के दौरान दुनिया की जो शक्ति है वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक शक्ति यूएसए के पास में थी, एक यूएसएसआर के पास में थी। यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर का मतलब संयुक्त
सॉरी, सोवियत संघ, ठीक है। तो इसके पास में शक्ति थी। तो अपन क्या कहेंगे कि मतलब 1945 और 1991 के बीच में जो दुनिया थी वो द्विध्रुवीय थी, बाइपोलर वर्ल्ड था, मतलब शक्ति दो भागों में बटी हुई थी। 1991 के जस्ट बाद में देखते हैं, ऐसा कहा गया कि सिर्फ शक्ति यूएसए के पास में बची है, यानी कि दुनिया है वो एक ध्रुवीय बच चुकी है, ठीक है। एक ध्रुवीय का मतलब है कि शक्ति सिर्फ एक देश के पास में है 1991 के जस्ट बाद में, और उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। क्योंकि जो सोवियत संघ था इसका विभाजन हो गया था और तकरीबन 15 देश के आसपास देश है वो अलग हो गए थे सोवियत संघ से, ठीक है। जैसे कि बाल्टिक कंट्रीज वो अलग हो गए थे, राइट। यूक्रेन ये अलग हो गया था, ठीक है। ये अच्छे से अपन देखेंगे, तो इस सब के बारे में अपने को बताना है। सवाल नंबर 8 रहेगा आपका, निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो टिप्पणी लिखने वाले सवाल है ये आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है और ज्यादा दिमाग खर्च भी नहीं करना पड़ता, अगर आता है तो सीधे सीधे लिख सकते हो। स्वेज समस्या। एक देश एक दोस्त नहर का नाम है स्वेज नहर, वो यूरोप को जोड़ती है, एशिया महाद्वीप की जो क्षेत्र है उनको जोड़ती है। यूरोप से एशिया महाद्वीप को जोड़ने वाली जो नहर है वो स्वेज नहर कहलाती है, ये कृत्रिम नहर है, ठीक है। तो इस नहर पर मिस्र देश ने, जिसको अपन इजिप्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, तो उसने राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की थी, यानी कि उसने कहा था कि हमारी परमिशन के बिना कोई भी देश का जहाज स्वेज नहर से नहीं जा सकता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो मिस्र का जो प्रमुख था, मिस्र राज्य का जो प्रमुख था, उसने स्वेज नहर पर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश, अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की थी। तो इसमें बहुत सारे देश नाराज हो गए थे, क्योंकि स्वेज नहर से काफी सारे देशों का जो व्यापार है बिलियंस ट्रिलियंस में ट्रेड होता है, अरबों खरबों का व्यापार होता है, ठीक है। अब देखो ये नहर ऐसे जाती है, ठीक है, तो ये यूरोप से सीधी जहाज आ जाएगी। नहीं तो क्या होगा, अगर मतलब मिस्र अगर इसमें रोड़ा अटकाता है, ठीक है, स्वेज नहर पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है, तो जहाजों को फिर ऐसे ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। टाइम भी ज्यादा लगता है, डीजल पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा, ईंधन ज्यादा लगेगा, जहाज को पहुंचने में सामान भी खराब हो सकता है। तो स्वेज नहर समस्या अपन आराम से पढ़ेंगे। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। तो दोस्त ये टिप्पणी लिखना आया है इस बार, शक्ति संतुलन, शक्ति जो संतुलन है, ठीक है। तो गाइज अपन स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी 134 जिसका पेपर अपना 26 जून को है, अपने को बहुत अच्छे से करके आना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिचय ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, और चैप्टर नंबर 1 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा थ्योरीज है इसके अंदर, सिद्धांत है। तो देखो आईआर के अंदर जो मुख्य सिद्धांत होते हैं वो दो ही सिद्धांत है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है, तो अगर आपको किताब की लैंग्वेज नहीं समझ में आते तब भी आप मन से बनाकर लिख सकते हैं काफी कुछ, और वही मेरा पढ़ाने का अप्रोच है। अगर आप किताब नोट्स कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर ऐसे ही आंसर पढ़ना पसंद करता कि बच्चे ने अपने दिमाग लगा करके कुछ लिखा है, समझ के लिखा है, राइट। तो आईआर के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध, यहां पर मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आईआर लिखूंगा। आई का मतलब यहां पर इंटरनेशनल, आर का मतलब रिलेशंस, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो मुख्य अवधारणाएं हैं, जो मेन अप्रोचेज है, वो दो ही अप्रोच होती है, ठीक है। पूरा आईआर इन्हीं पे टिका होता है, एक तो यथार्थवाद, एक तो यथार्थवाद, और एक अप्रोच होती है आपकी उदारवाद, ठीक है। और बाकी जितने भी आप सिद्धांत या विचारधाराएं पढ़ते हो, आइडियोलॉजी पढ़ते हो, वो अवधारणाएं यथार्थवाद की और उदारवाद की आलोचना के रूप में आती हैं। मैंने क्या बताया कि आईआर के अंदर हमारी जो मुख्य अवधारणाएं वो यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म और उदारवाद, ये दो मुख्य अवधारणाएं होती हैं, दो मुख्य अवधारणाएं होती है। बाकी जितनी अवधारणाएं होती है वो आलोचना के रूप में आती है, यानी कि वो यथार्थवाद की और उदारवाद की क्रिटिसिज्म, आलोचना करती है। जैसे कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, तो ये भी अपनी आलोचनात्मक थ्योरी है, ठीक है। उदारवाद और यथार्थवाद की आलोचना की जाती है इसके अंदर। और औपनिवेशिकवाद, औपनिवेशिकवाद, ठीक है, और मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद, और संरचनावाद,
और नारीवाद और हरित राजनीति, ग्रीन पॉलिटिक्स जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से रटो इसी की चीज को, इसको आप लिख के आ सकते हो, एग्जामिनर खुश हो सकता है ये सब कुछ लिखोगे तो। फालतू की चीजें लिखने से बेटर है कि आप कुछ ढंग का लिखो, कुछ मीनिंगफुल लिखो। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अगर देखो कोई भी सवाल आता है सिद्धांतों से संबंधित, अवधारणाओं से संबंधित, उसके अंदर लिख सकते हो ये वाला पॉइंट कि अंतरराष्ट्रीय, पहले तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा लिखनी है, क्या होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, फिर लिखेंगे इसके अंदर मतलब आईआर के अंदर दो मुख्य अवधारणाएं होती है, एक तो यथार्थवाद और एक उदारवाद, ठीक है। जितनी भी आलोचनाएं इनके बाद में आई, सॉरी जितने भी सिद्धांत बने हैं वो आलोचना के रूप में है, उन्होंने कमियां निकाली है यथार्थवाद और उदारवाद के कारण, कि मतलब यथार्थवाद और उदारवाद के कारण दुनिया की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, जैसे कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है, जिसको अपन सिस्टम थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसमें कैनेथ वोल्ट का नाम आता है, 20 नंबर का सवाल आया था लास्ट बार। औपनिवेशिकवाद, औपनिवेशिकवाद ये भी एक सिद्धांत आईआर का। मार्क्सवाद, संरचनावाद, हरित राजनीति और नारीवाद, इसके अलावा भी और भी काफी सारे सिद्धांत है। तो जितने भी सिद्धांत है ये क्यों आए हैं, क्योंकि ये यथार्थवाद और उदारवाद की आलोचना के रूप में आए हैं। हमारी इस बार एनर्जी वो यथार्थवाद पे रहेगी, यथार्थवाद से 20 नंबर का सवाल बन सकता है, ठीक है। और मार्क्सवाद आ चुका है, उदारवाद आ चुका है, ठीक है। तो इस बार और क्या आ सकता है, संरचनावाद, संरचनावाद का 20 नंबर का सवाल बन सकता है, नो डाउट संरचनावाद से 20 नंबर का सवाल बन सकता है। और टिप्पणी लिखने में क्या आ सकता है, टिप्पणी लिखने में नारीवाद आ सकता है, ठीक है। टिप्पणी लिखने में 10-10 नंबर के सवाल जो कि आपको 200 वर्ड्स में लिखना होता है, फिर ठीक है। और हरित राजनीति ये टिप्पणी लिखने के अंदर आ सकता है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत से एक 20 नंबर का सवाल आ चुका है, तो इस बार कम चांस बन रहे कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत से कोई सवाल पूछा जाएगा, हालांकि आपको आना चाहिए, हालांकि आपको आना चाहिए। औपनिवेशिकवाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो इंपॉर्टेंट क्या क्या बन जाता है, यथार्थवाद बन जाता है और नारीवाद बन जाता है, हरित राजनीति बन जाता है और संरचनावाद बन जाता है। आप अपने सामने है ना रजिस्टर या फिर कोई खाली कागज लेके बैठ सकते हो, तो आप लिख भी सकते हो कि मैं जो सबसे ज्यादा मेरी एनर्जी है वो कौन से सवालों के ऊपर लगाऊंगी, ताकि सब कुछ मैं आराम से कर सकती हूँ और टाइम भी ज्यादा नहीं जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये जो औपनिवेशिक सिद्धांत है इसका पूरा नाम है उत्तर औपनिवेशिकवाद सिद्धांत। एक रचनावाद, रचनावाद से सवाल कभी आया नहीं है, तो रचनावाद भी आपको याद करना टिप्पणी के अंदर, ठीक है। तो जिसका सवाल था कि क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट लिख दिया, स्टार जिसके सामने लगा हुआ वो इंपॉर्टेंट है। यथार्थवाद 20 नंबर का सवाल और संरचनावाद एक 20 नंबर का सवाल, ऐसे भी लिख सकते हो, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स, यथार्थवाद और संरचनावाद से 20 मार्क्स का सवाल आ सकता है। और ये लिख लो आप, यथार्थवाद 20 नंबर का सवाल, संरचनावाद 20 नंबर का सवाल, हरित राजनीति वो 10 नंबर का सवाल 10 मार्क्स, नारीवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद 10 मार्क्स का सवाल, और विश्व व्यवस्था सिद्धांत इसको छोड़ो आप, लेकिन पता रहना चाहिए, रचनावाद 10 मार्क्स का, ठीक है। और ऑब्लिक लगा के 20 मार्क्स का भी लिख लो, रचनावाद से 20 नंबर का सवाल नहीं आया, ये लिख लो आप। ये चैप्टर किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस लिखी गई है, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता दूंगा, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह, ठीक है। तो 10 नंबर का सवाल या 20 नंबर का सवाल वो रचनावाद से आ सकता है, यथार्थवाद से 20 नंबर का आ सकता है, नारीवाद वो 10 नंबर का आ सकता है, हरित राजनीति 10 नंबर का, संरचनावाद 20 नंबर का, और मार्क्सवाद आ चुका है 20 नंबर का। लेकिन इस बार एक और सवाल आ सकता है टिप्पणी लिखने में, तो वो भी आप साइड में लिख लो, ठीक है। क्या सवाल आ सकता है, नव मार्क्सवाद, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नव मार्क्सवाद, कम चांस है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी कंसिडर करके चलना है। और उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत इसके नीचे लिख लो 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, और इस पर स्टार लगा लेना। यथार्थवाद 20 नंबर का, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नारीवाद 10 नंबर का सवाल, हरित राजनीति 10 मार्क्स का क्वेश्चन, नव मार्क्सवाद 10 मार्क्स का, संरचनावाद 20 नंबर का सवाल, उत्तर औपनिवेशिकवाद 10 नंबर का सवाल, और रचनावाद से 10 नंबर का सवाल या 20 नंबर का सवाल इस बार आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो मैंने कितने सवाल करा दिए, कितने नंबर करवा दिए, बोलो।
मैंने आपको 50 नंबर के सवाल करवा दिए, यहाँ से आधा पेपर तो यहीं पर अपने क्रैक कर लिए हैं। वहां पर सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा लिख देना, ठीक है। क्या लिख के आओगे? आईआर की परिभाषा, ठीक है, बहुत सिंपल सी है। अभी मैं आपको याद करवा दूंगा अंतरराष्ट्रीय संबंध की डेफिनेशन, ठीक है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के मध्य, अथवा दो या दो से अधिक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, ठीक है। तो इसको अभी रटो। तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपन क्या पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक देशों के मध्य संबंधों को देखते हैं, ठीक है। अथवा दो या दो से अधिक राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच में संबंधों को अध्ययन करते हैं, अपन पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंध कैसे हैं, ठीक है। भारत अपनी विदेश नीति है वो किस प्रकार से तैयार करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में किस तरह के समझौते, संधि हो रखे हैं, और ऑस्ट्रेलिया और भारत किन प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरह से पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं। अथवा मैं आपको कोई दो क्षेत्रीय संगठन है इसका एग्जाम्पल देके आपको अध्ययन करूं तो वो भी आईआर के अंदर आया। जैसे कि नाफ्टा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार समझौता, उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार समझौता। और इसके साथ में सपोज में सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है, इन दोनों के बीच में अध्ययन करता हूं, ठीक है, कि सार्क में कौन कौन से देश हैं, नाफ्टा के अंदर कौन कौन से देश हैं, नाफ्टा के देश और सार्क के देश आपस में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन अंतरराष्ट्रीय संगठन है, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय संबंध वो पढ़ रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यथार्थवाद की बात करते हैं, आईआर की एक मुख्य अवधारणा है, ठीक है। अब देखो, यथार्थवाद है दोस्तों, किसकी बात करता है? वो शक्ति और संप्रभुता की बात करता है। यथार्थवाद शक्ति और संप्रभुता, एक देश के पास में कितनी शक्ति होनी चाहिए। अब शक्ति का मतलब सिर्फ हथियार नहीं होते, शक्ति का मतलब होता है आपके पास में कितने संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कितने हैं आपके पास में, ठीक है। आपके पास में मानव संसाधन है, वो कुशल है कि अकुशल है, जैसे कि किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं वो कितना काम धंधा करते हैं, कितने उनके पास में टैलेंट है, तो ये भी एक देश की शक्ति होती है। संप्रभुता राज्य की एक प्रकार की शक्ति होती है। संप्रभुता क्या होती है? राज्य की एक प्रकार की शक्ति होती है, ठीक है, जिसकी सहायता से एक राज्य अपने आंतरिक नीति और अपनी विदेश नीति बनाता है बिना किसी दूसरे देश के दबाव के। जैसे कि मैं आपके के सामने कहूं, भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत देश किसी देश का गुलाम नहीं है। भारत देश अपनी आंतरिक नीति यानी कि घरेलू नीति, डोमेस्टिक पॉलिसीज, और अपनी जो विदेश नीति है, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो बिना किसी दबाव के बनाता है, ठीक है। तो यथार्थवाद में शक्ति और संप्रभुता की बात होती है। अब मुख्य अवधारणाएं वो लिख सकते हैं, यथार्थवाद क्या क्या मानते हैं, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट करके वो लिख सकते हैं, यथार्थवाद की मुख्य अवधारणाएं। एक्सक्यूज मी सर, ये चैप्टर नंबर आप फोल करा रहे हो? देख लेते हैं, ठीक है। जो राज्य होते हैं वो मुख्य अभिकर्ता, पहली अवधारणा क्या है यथार्थवाद की? राज्य मुख्य अभिकर्ता होता है,
राज्य मुख्य अभिकर्ता होता है। ठीक है, यानी कि एक राज्य मतलब वही डिसाइड करता है किस देश के साथ में उसे संधि करनी है, किस देश के साथ में उसे समझौते करने, किस देश के साथ में उसको युद्ध लड़ने हैं और किस देश के साथ में उसको शांति स्थापित करनी है। तो एक राज्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, राज्य के पास में ही सिर्फ पावर होती है। स्टेट्स आर मैन एक्टर, स्टेट्स आर मैन एक्टर यानी कि राज्य मुख्य अभिकर्ता होता है, राज्य ही सब कुछ निर्धारित अथवा डिसाइड करता है। ठीक है, अब जो गैर राज्य अभिकर्ता होते हैं, गैर राज्य अभिकर्ता, आपको दूसरी लाइन में क्या लिखना होता है, पहले ही पॉइंट में गैर राज्य अभिकर्ता वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अब गैर राज्य अभिकर्ता होते क्या है, मतलब आपके जितने भी एनजीओ है, यानी कि एनजीओ को अपन क्या कहते हैं, गैर सरकारी संगठन। एनजीओ क्या कहते हैं हिंदी में, गैर सरकारी संगठन। एक तो ये गैर राज्यकर्ताओं के उदाहरण है। ठीक है, और याद कर लो, और दबाव समूह है, दबाव समूह जिसको अपन प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। और याद कर लो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, ये सब क्या है, गैर राज्य अभिकर्ता है। और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन भी आ जाएंगे इसके अंदर, सॉरी अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे कि यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संगठन। ठीक है, आईएमएफ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ है, विश्व व्यापार संगठन। तो गैर राज्य अभिकर्ताओं की बात कोई नहीं मानता है। यथार्थवादियों के अनुसार किसकी चलती है, राज्य की चलती है। ये जो गैर राज्य अभिकर्ता मैंने आपके सामने लिखे हैं, गैर सरकारी संगठन, दबाव समूह, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इनकी नहीं चलती है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में। इनके डिसीजन कोई नहीं मानता है। सब कोई किसके डिसीजन मानते हैं, राज्य के जो डिसीजन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पहले पॉइंट का मतलब था कि राज्य मुख्य अभिकर्ता होते हैं, गैर राज्य मुख्य अभिकर्ता नहीं होते। समझ में आ गए सबको। के अनुसार हर एक राज्य, दुनिया के अंदर हर राज्य क्या करने की कोशिश करता है, पावर ग्रेब करने की कोशिश करता है। वो पावर ग्रेबिंग पर ध्यान देता है, शक्ति अर्जित करने पर उसका ध्यान रहता है। दुनिया का हर राज्य वो शक्ति को पाना चाहता है, शक्ति को पाना चाहता है। ऐसा क्यों करता है, मतलब देखो आज के टाइम पर कोई विश्व सरकार नहीं है। मतलब अगर किसी देश पर हमला हो जाता है तो उसको बचाने के लिए कोई एक ऐसी विश्व सरकार नहीं है जो कि बीच में आएगी। ठीक है, जैसे कि रसिया है और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित नहीं है, क्योंकि विश्व सरकार ही नहीं है। विश्व सरकार होती तो समस्या का समाधान हो जाता। ठीक है, लेकिन विश्व सरकार नहीं होने की स्थिति में दुनिया भर में क्या फैला हुई है, अराजकता फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है। और अराजकता अगर फैली हुई है तो हर एक देश डाउट में रहता है, हर एक देश शंका में रहता है कि कोई भी दूसरा देश है उसको दबा सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, कोई भी देश है मतलब हमला वगैरह कर सकता, आक्रमण कर सकता है। तो हर एक देश क्या चाहता है, वो अपनी शक्ति बढ़ाता है। शक्ति कैसे बढ़ाता है, वो या तो किसी बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंदर शामिल हो जाएगा, जैसे कि जो अरब के देश हैं वो अरब लीग उन्होंने बना रखी है, अफ्रीका के दो देश हैं उन्होंने अफ्रीकन लीग बना रखा है, यूरोप के जो देश हैं छोटे छोटे वो यूरोपियन संघ में शामिल हो रखे हैं। ठीक है, तो शक्ति को पाना हर एक राज्य का मकसद होता है। ठीक है, ताकि उस पर कोई हमला ना करे। और वो शक्ति इसलिए भी पाता है क्योंकि अगर किसी देश ने हमला कर दिया तो मुंह तोड़ जवाब दे सके। हर एक राज्य शक्ति इसलिए चाहता है। ठीक है, आया सबको समझ में।
राज्यवाद की भावना प्रबल होती है, राज्यवाद की भावना प्रबल होती है। राज्यवाद क्या होता है? राज्यवाद, इस सोच से क्या समझते हैं? एक राज्य अपने आप को दुनिया में, एक राज्य अपने आप को दुनिया में सबसे मजबूत बनाना चाहता है, ठीक है। वो अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, वो शक्तियां इकट्ठा करना चाहता है, मतलब हथियारों का आयात कर सकता है, वो किसी देश से मंगा सकता है हथियार, सेना में सैनिकों की भर्ती कर सकता है, ठीक है, और अपनी सीमाओं पर वो चौकसी बढ़ा सकता है, राइट, और हथियारों का उत्पादन भी कर सकता है, किसी देश से संधि समझौता, किसी दूसरे सैन्य संगठन के अंदर शामिल होकर अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। तो राज्यवाद का मतलब होता है कि एक राज्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनने का ख्वाब सोचता है, शक्ति को अर्जित वो करना चाहता है, ठीक है। और एक राज्य चाहता है कि जो निर्णय उसके क्षेत्र के अंदर लिए जाएंगे वो मैं ही लूं। राज्य क्या चाहता है? जितने भी राज्य से संबंधित जो डिसीजन होते हैं, जैसे कि संधि समझौते करना, संगठन में हिस्सा लेना, ठीक है, तो ये सब डिसीजन कौन लेगा? ये राज्य लेगा, ठीक है। तो राज्यवाद में आपको ये लिखना है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है आपको? सेल्फ हेल्प, यानी कि स्वयं सहायता, स्वयं सहायता। क्योंकि विश्व के अंदर क्या नहीं है? विश्व सरकार नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, कोई देश किसी का कहना नहीं मानता है, सब देश अपनी अपनी वो डिसीजन लेते हैं। हर एक देश को क्या चाहिए यथार्थवादियों के अनुसार? कि वो खुद अपनी मदद करें, वो खुद अपनी मदद करें, ठीक है, वो खुद अपनी मदद करें, राइट, वो खुद अपनी मदद करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, और अपनी जान को बचाने के लिए एक देश किसी भी हद को, किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है। ये आपको लिखना है स्वयं सहायता में, कोई आपको बचाने नहीं आएगा यथार्थवादी के अनुसार। फिर आपको लिखना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हर एक राज्य वो अपनी उत्तरजीविता के बारे में सोचता है। उत्तरजीविता का मतलब होता है सर्वाइवल, मतलब अपना जो अस्तित्व है वो बचा रहना चाहिए। एक राज्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपने अस्तित्व को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है। अगर एक राज्य बचा रहता है तभी तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा पाएगा, तो ये भी उसकी एक प्राथमिकता होती है। अगला जो पॉइंट है, कमेंट फालतू मत करो, ठीक है, कमेंट जीरो सम गेम। यथार्थवादियों के अनुसार हर एक राज्य जीरो सम गेम खेलता है। जीरो सम गेम एक प्रकार का ये बच्चों वाला खेल ही होता है, जिसके अंदर एक बच्चे को काफी ज्यादा लॉस होता है और एक जो बच्चा है उसको काफी ज्यादा फायदा होता है, और वो फायदा होता है उस बच्चे को, वो दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचता है कि उसको कितना नुकसान हुआ है। तो हर एक राज्य, इसके अंदर क्या लिखना लिखना आपको कि यथार्थवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हर एक राज्य जीरो सम गेम खेलता है, ठीक है। इसके अंदर वो खुद का फायदा ज्यादा देखता है, वो खुद का फायदा ज्यादा देखता है, खुद का फायदा ज्यादा देखता है, और अगले का कितना नुकसान हो रहा है उसको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। और ये भी लिखना है कि एक देश है वो दूसरे देश से सबसे पहले तो नेगोशिएट करता है, यानी कि सबसे पहले एक देश दूसरे देश के साथ में वार्तालाप करता है। सपोज करो दो देशों के बीच में अनबन चल रही है, ठीक है, और ए है वो पावरफुल कंट्री है, ताकतवर देश है, तो ए देश बी देश को प्यार से समझाएगा, पहले बातें करेगा, नेगोशिएट करेगा उसके साथ में, ठीक है, कि कहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है। अगर फिर भी बी देश नहीं मानता उसकी बातें, तो फिर ए देश तरह तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे कि व्यापार से संबंधित प्रतिबंध ये लगा सकता है, ठीक है, और बी देश के जो नागरिक हैं वो ए देश में नहीं आ सकते, इस प्रकार के वो प्रतिबंध लगा सकता है। फिर भी बात नहीं मानता बी, तो दोस्त फिर युद्ध होता है,
फिर युद्ध होता है। ये भी आपको जीरो सम गेम में ही लिख के आना है कि अगर कोई देशों के बीच में अनबन चल रही है, रिश्ते खराब हैं, रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है, तो जो देश होता है ताकतवर वो पहले वार्तालाप करता है, वार्तालाप से दूसरा देश नहीं मानता है तो प्रतिबंध लगा देगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों से मांग करता है कि आप भी इस देश से कुछ मत खरीदो, और अलग थलग करने की कोशिश की जाती है दूसरे देश को, और फिर भी नहीं मानता है तो फिर आक्रामक जवाब देता है। जो ताकतवर देश होता है वो एग्रेसिव वे में रिप्लाई करता है, और फिर युद्ध होता है दो देशों के बीच में। ये जीरो सम गेम में आपको लिख के आना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार जो इंसान का जो नेचर होता है, ह्यूमन नेचर, इंसान कैसा होता है? इंसान सेल्फिश होता है। ठीक है, इंसान सेल्फिश होता है, वो अपने बारे में सोचता है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। ठीक है, उसको जहां पर फायदा मिलता है उसी से वो बातें करता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपन ऐसा ही देख सकते हैं, दो देशों के बीच में जो संबंध बनते हैं दोस्तों, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। दोनों देश हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ वजहें होती हैं। हालांकि एक देश है वो अपनी जरूरत के लिए दूसरे देश के साथ में सहयोग व शांति की स्थापना करता है। तो यथार्थवादियों के अनुसार इंसान सेल्फिश होता है और वो खुद के बारे में सोचता है, और वो कैसा होता है? वो ईगोइस्ट होता है। ईगोइस्ट कौन लोग होते हैं? जो अहम भाव रखते हैं, जो अहम भाव रखते हैं, यानी कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैं नहीं होती तो फिर कैसे ये काम होता, मेरा नाम सबसे बड़ा है, ठीक है, मैं सबसे ऊपर हूं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बात करता है तो अपन कहते हैं कि वो व्यक्ति अहम भाव से भरा हुआ है, वो इगोइस्ट व्यक्ति, उसके अंदर ईगो काफी है। ठीक है, तो हर एक देश क्या चाहता है आज के टाइम पर कि मतलब उसको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिले, उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, उसके हित, उसका मतलब पूरा हो। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इसी लालची प्रवृत्तिकरण, इसी स्वार्थपन के कारण दो देशों के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। ये यथार्थवाद की सातवीं अवधारणा थी, या फिर सिर्फ सातवीं मान्यता थी। अंतिम जो मान्यता है, यथार्थवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई भी नैतिकता नहीं है, यानी कि कोई भी मोरालिटी नहीं है। नैतिकता क्या होती है? कि इंसान को पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है। ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी कहते हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास में नैतिकता नहीं होती है, नैतिकता नहीं होती है। और आज के टाइम पर एक देश है, वो सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट सबसे पहले सामने रखता है। खुद के जो हित होते हैं, खुद के जो हित होते हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश करता है, और कभी कभार तो बहुत ज्यादा दबाव बना देता है। ठीक है, और दबाव में भी अगर कोई देश बात नहीं मानता है तो दोस्त युद्ध कर लेता है वो, या फिर प्रतिबंध लगा लेगा। इसमें भी आपको सेम बातें लिखनी है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादियों के अनुसार कोई भी नैतिकता नहीं है, और इसी नैतिकता की अनुपस्थिति में एक देश वो अपने खुद के फायदे पहले रखता है। ठीक है, इसके तहत वो दूसरे देश पर दबाव बना सकता है, युद्ध कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये आपको यथार्थवाद में लिख के आना है। ठीक है, हाँ, यथार्थवादी थे मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ के जो 6 सिद्धांत थे वो अपने को देखने हैं। इसमें आप नव यथार्थवाद के बारे में भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नव यथार्थवाद है वो भी लिख के आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मॉर्गेनथाउ के जो 6 सिद्धांत है ध्यान से समझना। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मानव की जो प्रवृत्ति है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो इंसान होता है वो इंसान कैसा होता है, उसका जो नेचर होता है वो स्वार्थी होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये, इसको अपन समझ चुके हैं। और दूसरा पॉइंट, इंसान स्वार्थी है तो राज्य भी स्वार्थी होगा। अगर इंसान स्वार्थी है तो राज्य भी तो इंसानों से ही मिलकर बना है, राज्य भी कैसा हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। तीसरा सिद्धांत मॉर्गेनथाउ का, शक्ति का मतलब दूसरों राज्यों पर नियंत्रण करना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का मतलब क्या होता है? दूसरे राज्यों पर नियंत्रण, दूसरे राज्यों पर
नियंत्रण। ये हो गए 3 सिद्धांत। फोर्थ सिद्धांत क्या है? प्रत्येक देश के राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं। प्रत्येक देश के जो हित होते हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कि मतलब 2023 में तो बढ़िया रिलेशनशिप काम करी, ठीक है, लेकिन 2024 में क्या हो गया? रिलेशनशिप अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। दो देशों के बीच में जो संबंध है वो खराब हो गए हैं, क्योंकि आवश्यकता बदल जाती है। ठीक है, कोई देश है, उसको किसी दूसरे देश से कोई अच्छी वस्तु, अच्छा कोई संधि समझौता अगर उसको हासिल हो रहा है तो वो दूसरे देश की तरफ चला जाता है, और पहले वाले देश के साथ में वो इतना ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखता है। तो प्रत्येक देश के जो हित है वो वर्तमान समय में बदलते रहते हैं, उसकी आवश्यकताएं, उसकी जरूरतें बदलती रहती है। ये चौथा सिद्धांत है। पांचवा क्या है? निजी नैतिकता राज्य की नैतिकता से अलग होती है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं अलग से लिख करके। पांचवा जो पॉइंट है, राज्य की जो निजी नैतिकता होती है, राज्य की निजी नैतिकता वो राज्य की नैतिकता से अलग होती है, राज्य की नैतिकता से अलग होती है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझ लेना कि सपोज करो आप एक कूटनीतिज्ञ हो, आप क्या हो? एक डिप्लोमेट हो, ठीक है, और आपको बाहर भेजा गया है, ठीक है, अपना देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। डिप्लोमेट को कहते हैं कूटनीतिज्ञ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कूटनीतिज्ञों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसको आप दूत बोल सकते हो, एक देश का दूत। ठीक है, तो अब ये जो इंसान है, सपोज करो डिप्लोमेट है, इसकी क्या विचार है, ठीक है, वो मायने नहीं रखता है। इसका खुद के ओपिनियंस है, वो कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। अगर ये कोई मीटिंग में चला जाता है, सपोज करो ए देश का कोई नागरिक है, वो किसी मीटिंग के अंदर चला जाता है, ठीक है, और ए देश का प्रतिनिधित्व करता है, ए देश की बातें रखता है, तो ये जो व्यक्ति है, इसके खुद के क्या विचार है, इसका खुद का क्या सोचना है, ठीक है, इसके मन के अंदर क्या आ रहा है, वो नहीं वहां पर कहेगा। ठीक है, अपनी जो भावनाएं हैं उन पर कंट्रोल रखेगा, और इसकी जो निजी नैतिकता है, इसका खुद का क्या मानना है, खुद की क्या सोच है, वो कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो क्या मायने रखता है? क्या मायने रखता है? इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के लिए मायने रखता है राष्ट्र के हित। इस व्यक्ति के लिए मायने रखता है राष्ट्र के हित। तो ए देश के क्या राष्ट्र के हित है, ए देश की क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकता है, ए देश किन हालातों से गुजर रहा है, ये बातें वो रखेगा उस मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो एक व्यक्ति खुद के विचार क्या है, खुद की सोच क्या है, उसका कोई मायने नहीं होता है। उसको राष्ट्र के हितों की बात रखनी पड़ती है, उसको देश के बारे में बोलना होता है। ठीक है, देश के भले के बारे में बोलना होता है। तो ये पांचवा पॉइंट समझ में क्या है? मोर्गेंथाउ का छठवां सिद्धांत क्या है? ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को एक अलग विषय के रूप में, अलग विषय अथवा एक अलग अनुशासन के रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखो मॉर्गेंथाउ क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन होता है, इसके अंदर जितनी बातें करते हैं, इसका एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। जैसे कि आपकी ये किताब है आईआर, बीपीएस 134 किताब आईआर है। ठीक है, तो इसके अंदर भाई अपन थोड़ा बहुत इतिहास की बात कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन अपन पूरी इतिहास की तो बात नहीं कर लेंगे कि मौर्य काल में क्या चल रहा था, गुप्त काल में, सिंधु सभ्यता है। इससे अपने को कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अपने को दो देशों के बीच में संबंधों का अध्ययन वो करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो वहां पर अर्थशास्त्र का ही तो स्टडी करते हैं। राजनीति विज्ञान पढ़ते हो, उसके अंदर आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब कुछ देखते हो। ठीक है, और अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो, आप अगर जीव विज्ञान पढ़ते हो, तो जीव विज्ञान से संबंध अध्ययन करते हो। ऐसे ही कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से समझने के लिए हमें
इसको एक अलग विषय के रूप में या फिर एक अलग डिसिप्लिन या अलग अनुशासन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, आ गया सबको समझ में? यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में इसमें 19-20 का फर्क है। ठीक है, कोई ज्यादा पॉइंट फर्क नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो नव यथार्थवाद है वो शीत युद्ध के बाद में दुनिया के अंदर चर्चा में आया। शीत युद्ध के बाद में नव यथार्थवाद पर लोग डिस्कस करने लगे। ठीक है, नव यथार्थवाद क्या मानता है, इसकी मुख्य अवधारणा क्या है कि भाई देखो, राज्य तो महत्वपूर्ण अभिकर्ता होता ही है। ठीक है, राज्य तो होता ही है मुख्य अभिकर्ता। राज्य के साथ में जो गैर राज्यकर्ता होते हैं, गैर राज्यकर्ता जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब है ऐसी कंपनियां जिनका जो व्यापार है वो 2 या 2 से अधिक देशों के अंदर चलता है। ठीक है, तो गैर राज्य अभिकर्ता वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आज के टाइम पर। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना, देखो यथार्थवाद तो इतना कहता था कि भाई जो राज्य है वो मुख्य अभिकर्ता है, राज्य ही संधियां समझौते तय करता, वो शांति स्थापित करता, वही युद्ध करता है दूसरे देश के साथ में, उसके निर्णय काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एक राज्य के। ठीक है, गैर राज्य अभिकर्ताओं कोई स्थान नहीं होता, उनकी कोई बातें नहीं मानता है। लेकिन नव यथार्थवाद क्या कहता है, ठीक है देखो राज्य तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में गैर राज्य अभिकर्ता इसकी भी बराबर इंपॉर्टेंस होती है, इसके भी जो निर्णय होते हैं वो माने जाते हैं आज के टाइम पर। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है नव यथार्थवाद और यथार्थवाद में, बाकी सारे ही पॉइंट सेम रहेंगे। देखो यथार्थवाद क्या कहता था कि जो ह्यूमन नेचर है, इंसान की जो प्रवृत्ति प्रकृति है, इंसान की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो स्वार्थी है। ठीक है, और उस इंसान के कारण युद्ध होते हैं, पूरी दुनिया में इंसान के कारण युद्ध होते हैं। ठीक है, लेकिन नव यथार्थवाद क्या कहता है, देखो इंसान की यहां पर कोई गलती नहीं है, इंसान के कारण दुनिया के अंदर युद्ध नहीं होते हैं। तो नव यथार्थवादियों से पूछा गया अच्छा चलो ये बताओ फिर युद्ध क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था बन रखी है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बन रखी है, इसके अंदर आ गया है दोष। ठीक है, इसके अंदर कमी आ गई है और अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था में अराजकता की स्थिति आ गई है। ठीक है, तो अंतर क्या है नव यथार्थवाद और यथार्थवाद में कि इंसान के कारण युद्ध नहीं होते। नव यथार्थवाद क्या कहता है, इंसान की प्रकृति के कारण युद्ध नहीं होता, युद्ध होते हैं जो अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बिगड़ चुकी है, बदल चुकी है, कुछ राज्यों को इग्नोर किया जाता है और कुछ राज्य है वो ताकतवर बन गए हैं, कुछ राज्यों के साथ में भेदभाव होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिम्मेदार है, ना कि इंसान का नेचर जिम्मेदार है। ये आपको दो अंतर याद रखने हैं। पहला अंतर क्या था यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में, यथार्थवाद कहता था कि राज्य मुख्य अभिकर्ता होता है, नव यथार्थवाद क्या कहता है कि राज्य के साथ साथ में गैर राज्य अभिकर्ता भी वो मुख्य होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा अंतर कि यथार्थवाद हमें कहता था कि इंसान के कारण युद्ध होता है, क्योंकि इंसान का जो नेचर होता है वो स्वार्थी होता है, उसके अंदर ईगो होता है, अहम भाव होता है, इसलिए युद्ध होता है। लेकिन नव यथार्थवाद कहता है कि युद्ध इंसान की प्रकृति के कारण नहीं होते, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कुछ ऐसी बन गई है जिसमें कुछ देशों के साथ में भेदभाव हो जाता है, इसके कारण युद्ध होते हैं। नव यथार्थवाद में और क्या लिख के आ सकते हैं, अगर टिप्पणी लिखने में आता है तो नव यथार्थवाद में लिख के आ जाना ये सब भी, अगर यथार्थवाद का 20 नंबर का सवाल है तो उसके अंदर भी लिख के आ जाना। नव यथार्थवाद दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो आक्रामक यथार्थवाद, आक्रामक नव यथार्थवाद, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है साथियों कि कुछ देश है वो अपनी जो शक्ति है वो लगातार बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो शंका और भय से घिरे रहते हैं। ठीक है, शंका और भय से घिरे रहते हैं, क्योंकि विश्व सरकार नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर अराजकता की स्थिति है, वो अपनी शक्ति लगातार बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे इंडिया, चाइना, आक्रामक नव यथार्थवाद में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अन्य देश, इसमें सऊदी अरब भी लिख सकते हो तुम लोग। तो
तो ये आक्रामक नव यथार्थवाद है। वो ये अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं, ये अपने हथियारों की संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। और नव यथार्थवाद का दूसरा टाइप होता है रक्षात्मक, रक्षात्मक नव यथार्थवाद। इसमें क्या लिखना है डियर, कि कुछ देश हैं वो विकसित देश हैं, उनके पास में बहुत ज्यादा ताकत है, वो पहले से ही विकसित हो चुके हैं, वो बस अपनी शक्ति को क्या करते हैं, अपनी शक्ति को वो मेंटेन करते हैं, वो बनाए रखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा जर्मनी एग्जाम्पल के रूप में, रक्षात्मक नव यथार्थवाद में जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन जिसको अपन यूके कहते हैं, और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये रक्षात्मक नव यथार्थवाद के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब जर्मनी और अमेरिका और इंग्लैंड के पास में काफी ज्यादा शक्ति है, तो इनको और ज्यादा शक्ति इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इतना काम करते हैं, नव यथार्थवादी कहते हैं कि ये सिर्फ इतना काम करते हैं कि बस इसकी इनकी जो शक्ति है वो संतुलन के अंदर रहे, वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये आपका एक 20 नंबर का सवाल होता है। हरित राजनीति पर टिप्पणी लिखना आ सकता है, पहली बात 10 नंबर का ये सवाल बनेगा, चैप्टर नंबर 1 से ही ये सवाल आएगा, ठीक है। देखो, दो देशों के बीच में जब अंतरराष्ट्रीय संबंध बनते हैं, दो देशों के बीच में जब अंतरराष्ट्रीय संबंध बनते हैं, तब उन दो देशों के बीच में दोस्तों संधियों की बात हो जाती है, ठीक है, समझौतों की बात हो जाती है, व्यापार की बात हो जाती है, व्यापार की बात हो जाती है, और शिक्षा पे बात हो जाती है, विज्ञान पर बात हो जाती है, ठीक है, शिक्षा पर, विज्ञान पर, संधियों पर, समझौतों पर, और संस्कृति पे बात हो जाती है, ठीक है, और आवागमन पर यानी कि पर्यटन पर भी बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों हरित राजनीति को जो विद्वान सपोर्ट करते हैं, जो विद्वान कहते हैं हरित राजनीति की, वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर सब बातें हो जाती है दो देशों के बीच में, संधियों की, समझौतों की, व्यापार की, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, पर्यटन आदि की, लेकिन किसी एक मुद्दे की बात नहीं होती है, वो नहीं होती है पर्यावरण की, पर्यावरण की बात नहीं होती है अधिकतर केसों में। हालांकि आज के टाइम पर तो पर्यावरण को भी काफी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी का जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है, प्रदूषण है वो काफी व्यापक स्तर पर फैल रहा है। तो हरित राजनीति के अंदर जो विद्वान है वो कहते हैं कि मतलब सब बातें हो, लेकिन पर्यावरण का जो मुद्दा है वो भी डिस्कस हो जाना चाहिए, पर्यावरण को भी लेकर के दो देश आपस में बात करें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये जो हरित राजनीति है ये पर्यावरण को महत्वपूर्ण स्थान देती है। कब आया ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर, ये कब आया, सन 1990 के बाद में हरित राजनीति की चर्चा होने लगी, ठीक है। हरित राजनीति को मानने वाले लोग कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनमें पर्यावरण को नए नजरिए के साथ में देखने की आवश्यकता है। दो देशों के बीच में जब पर्यावरण से संबंधित संबंध अच्छे होंगे तब उनके जो संबंध है वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे और पूरी दुनिया का भला भी होगा, ठीक है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आजकल इन्वायरमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पर्यावरण काफी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहा है, ठीक है। इसलिए अपन कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो हरित राजनीति है, ग्रीन पॉलिटिक्स, हरित राजनीति, इसको पढ़ना जरूरी है और इस पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। अब देखो अपन मुख्य सिद्धांत एक बार देख लेते हैं, मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं हरित राजनीति के। हर एक देश की जो विकास करने की सीमा है वो सीमित होती है, हर एक देश की विकास करने की जो सीमा होती है वो सीमित होती है। अब देखो एक देश कितना यार विकास कर सकता है, आप देख रहे हो मतलब अलग अलग जो शहर है वो कितने गंदे हो चुके हैं, ठीक है, उनमें मतलब इंसानों को ढंग से श्वास भी नहीं आता है, ना इनहेल कर पाते हैं ना ढंग से एक्सहेल कर पाते हैं, ठीक है। तो इंसान जब जी ही नहीं पाएगा तो विकास का क्या करेगा, ठीक है। तो इंसान को इस तरह से तरक्की करनी चाहिए कि पर्यावरण भी बचा रहे और आर्थिक विकास भी होता रहे,
ठीक है, विकास एक सीमित स्तर पर किया जा सकता है। अगर अंधाधुंध विकास करेंगे तो भाई पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे, जानवर भी खत्म हो जाएंगे, नदियां भी खत्म हो जाएंगे, फिर खाएंगे क्या? ठीक है, तो विकास सीमित स्तर पे होता है। हरित राजनीति में दूसरा सिद्धांत है कि जो पर्यावरण से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं, पर्यावरण से संबंधित जो डिसीजंस या निर्णय लिए जाते हैं, उनमें सामुदायिक स्तर पर भी जो संस्थाएं होती है उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको भी ताकत देनी चाहिए। सामुदायिक स्तर पर संस्थाएं, उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। अब मैं समझाता हूं कैसे। जैसे कि किसी गांव में बांध बन रहा है, तो भाई जो सरकार होती है वो गांव वालों से भी पूछे, आसपास के इलाकों को भी पूछे, अगर वहां पर कोई जनजाति है तो उसको विस्थापित करे, अच्छे से रिहेबिलिटेट करे, ठीक है, उनको घर वगैरह बना करके दे, ठीक है, और गांव को भी हक दे कि उसकी क्या डिमांड है, क्या यहाँ पर बांध बन जाना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो सामुदायिक स्तर पे जो संस्थाएं होती है जैसे कि ग्राम पंचायत, उसके पास में भी ये अधिकार होना चाहिए कि उसकी बातें हैं वो भी जो सरकार होती है, राज्य होता है, वो सुने, ठीक है। और तब जाकर के पर्यावरण से संबंधित नीति है वो अच्छे से लागू हो पाएगी, ठीक है। हरित राजनीति का तीसरा सिद्धांत क्या होता है? शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि शक्ति है वो बटी हुई होनी चाहिए। शक्ति कैसी होनी चाहिए? बटी हुई होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार के पास में हक होता है कानून नियम बनाने का केंद्र सूची के विषयों पर, उसके बाद में राज्य सरकार के पास में भी तो हक होता है कि वो कानून बना सकता है राज्य सूची के विषयों पर। दोस्तों इसके बाद में आती हैं ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायत तो पर्यावरण से संबंधित अगर कोई नियम बनता है, अगर कोई कानून बनता है, तो उसकी जो कानून बनाने का जो हक है वो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार के पास में भी हो और ग्राम पंचायत के पास में भी हो। ये कहता है हरित राजनीतिक सिद्धांत। और क्या कहता है कि हमें पर्यावरण से संबंधित नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हमें पर्यावरणीय नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि प्रकृति को हम बेहतर तरीके से कैसे बना सकते हैं वो हमें मालूम रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक राज्य जब संबंध स्थापित करता है तो उसको पर्यावरणीय नैतिकता का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट से नाम बता देता हूं कि हरित राजनीति से संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं और कौन कौन सी किताबें लिखी है उन्होंने। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना इनका नाम, ये लिख के आना, एकर्सली इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। एकर्सली इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि आज के टाइम पर एक जो राज्य है वो सिर्फ अपनी शक्ति अर्जित करने पर ध्यान देता है, शक्ति अर्जित करने पर ध्यान देता है, पर्यावरण को इग्नोर करता है। तभी तो मैंने कहा कि यथार्थवाद और उदारवाद मुख्य अवधारणाएं होती हैं आईआर की, बाकी सारी अवधारणाएं आलोचना के रूप में आती हैं। तो यहां पर देख लो आप, एकर्सली कौन है? हरित राजनीतिज्ञ है। किसकी आलोचना कर रहे हैं? वो यथार्थवाद की कर रहे हैं कि वो कहेंगे कि शक्ति अर्जित करने पे लगे हुए हैं जो देश हैं, ठीक है, हथियारों को उत्पादन करते हैं, हथियारों का आयात करते हैं, इसके कारण क्या हो रहा है? पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो हमें पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमें कुछ सुरक्षा उपायों को अपनाना पड़ेगा। एकर्सली का नाम ध्यान में रखना, ठीक है। एक ध्यान में रखोगे आप, डोबसन। एकर्सली नाम याद होगा, एक ध्यान में रखो, डोबसन, ठीक है। ये कहते हैं कि हर एक देश की विकास करने की जो सीमा होती है, विकास करने की जो सीमा होती है वो सीमित होती है, ठीक है। अगर इस लिमिट को वो क्रॉस करेगा तो पर्यावरण पॉल्यूट हो जाएगा। जैसे कि एक शहर के अंदर
कंक्रीट के जो जंगल होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो बिल्डिंग्स हैं काफी ज्यादा लग जाएंगे, और व्हीकल्स ज्यादा चलने लग जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई पेड़ नहीं बचेगा, तो वहां पर तो सांस भी नहीं ले सकते लोग। तो डॉब्सन यही कहते थे कि एक देश की विकास करने की जो सीमा है वो सीमित होती है। ठीक है, अब दो किताबों के नाम ध्यान में रख लो, फिर आप ध्यान से सुन लो। देखो, आप किताबों के नाम ध्यान में रख लो। अब देखो, ये भी लिख के आ सकते हो आप, 10 नंबर का सवाल है अपने 200 शब्द पूरा करने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ? देशों ने शक्तियां अर्जित करने की कोशिश की। ठीक है, हथियारों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया। किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? पर्यावरण का नुकसान हुआ ना। काफी ज्यादा पेड़ पौधे वो खत्म हो गए होंगे, जंतु जानवर भी तो मरे होंगे युद्धों में। ठीक है, कहीं पर अगर कोई बम गिर रहा है तो उसकी वजह से वहां पर जो जंतु जानवर वो भी परेशान होंगे बेचारे। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किसको ज्यादा नुकसान हुआ है? पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है। तो जो जो डॉब्सन और एकर्सली वो कहते हैं कि जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण जब हो जाएगा, शक्तियां जब गांवों के स्तर तक चली जाएंगी, तब गांवों को भी, ग्राम पंचायत को भी अधिकार होगा कि वो पर्यावरण से संबंधित कानून नियम बना सकते हैं। अब आपको मैं किताबों के नाम वो याद करवा देता हूं। ठीक है, जो एकर्सली था, एकर्सली, इसकी किताब का नाम याद कर लो। ठीक है, इन्होंने किताब कब लिखी थी? एकर्सली ने 1992 में, ये किताब 1992 में लिखी थी। क्या नाम है? द ग्रीन स्टेट रीथिंकिंग डेमोक्रेसी एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंट। देखो, कोई भी किताब का नाम याद कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल वाले रटा देता हूं। ये याद कर लो, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, सॉरी, यही याद करो यार, ये इनकी किताब नहीं है, ये याद करो आप। द ग्रीन स्टेट, द एकर्सली ने 1992 में किताब लिखी, द ग्रीन स्टेट, डॉट लगाना है, दो बिंदी है वो लगा देना। री थिंकिंग, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी एंड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, रीथिंकिंग का मतलब होता है वापस से विचार करना, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, द ग्रीन स्टेट हरित राज्य। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। तो ये एकर्सली की किताब थी। एक डॉब्सन की किताब याद कर लो। ठीक है, फटाफट से डॉब्सन की किताब याद कर लो। ये अब ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, ये दो किताबों के नाम आप याद रख लो। तो हरित राजनीति के अंदर क्या लिखना है कि वर्तमान के अंदर आजकल तो पर्यावरण की भी चर्चा होती है, लेकिन जब हरित राजनीति आया था, यह सिद्धांत राजनीति विज्ञान में, तब हरित राजनीति को मानने वाले लोगों ने कहा था, एकर्सली और डॉब्सन ने, कि देखो, दो राज्यों के बीच में जब संबंध स्थापित होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो सब बातें हो जाती है। ठीक है, व्यापार की बातें हो जाती है, रक्षा की बातें हो जाती है, विज्ञान एवं तकनीक की बातें हो जाती है। ठीक है, संस्कृति की बात हो जाती है, इतिहास की बातें हो जाती है, लेकिन किसकी बात नहीं हो पाती? पर्यावरण की बात नहीं हो पाती है। ठीक है, तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है पहले भी, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के कारण। और आज भी हम देखते हैं कि अगर पर्यावरण एक देश की समस्या नहीं है, पर्यावरण सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है। अगर किसी देश में अगर कोई हादसा होता है, ठीक है, जैसे कि कहीं पर नाभिकीय दुर्घटना हो गई या फिर जंगलों के अंदर आग लग गई, तो क्या उसी देश पर फर्क पड़ेगा? वो धुआं तो पूरी आसपास के बहुत सारे आसपास के राज्यों में, देशों के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जानवर मर जाएंगे, दुर्लभ जंतु जानवर, दुर्लभ पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे।
तो जो पर्यावरण है वो किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, पर्यावरण को बचाना सब देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए राजनीति विज्ञान के अंदर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन पॉलिटिक्स, जिसमें आपको एक्कर्सली और डॉब्सन की किताबों के नाम आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, ग्रीन पॉलिटिक्स, हरित राजनीति।